Hello everyone, good morning. Hello everyone, good morning. Just let me know if I am audible and is the screen visible? Give 2 thumbs up. One for this and one for this. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग preposition chapter हम लोग already पढ़ रहे थे. We were studying this chapter preposition, right? And we will pursue this chapter only. कल I guess हमने कुछ rules किए थे 26 या 27 तक I guess. ठीक है, आज हम आगे चलेंगे and we will try finishing the rules up till 50 or 55, right? Total 67 rules हैं and आज हम लोग इसको जितना भी खत्म होगा करने की कोशिश करेंगे, right? Okay, shall we start the class? Let me see if I have put this lecture on the recording or not for the other people to see. Let me just see. Okay, it's already on the recording mode. So let's start the class. What were we doing? We were studying this chapter preposition, right? I hope my voice is clear. इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सोर थ्रोट है मुझे और उसकी वजह से ऐसा तो नहीं आवाज समझ नहीं आ रही. आई गेस क्लियर होगी आवाज. तो प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे. प्रेपोजिशन में डेफिनेशन देख ली थी. यहाँ पे ये कुछ रूल्स देखे थे. ठीक है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5. उसके बाद ये हम कर चुके हैं 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, इजी था ये. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23, 24, 25, 26. आई गेस 26 तक हो गया था ना. अभी देखो 27 से आज हमें करना है. ठीक है, आज हम एक काम करेंगे. आज हम क्लास में ऐसे रिवर्स चलेंगे. ठीक है, आज हम लोग पहले न्यू रूल्स स्टडी कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट्स में हम क्या करेंगे, जितने भी रूल्स हमने आज तक पढ़े होंगे इस क्लास के बाद, इस क्लास में भी जितने भी रूल्स सबको रिवाइज कर देंगे लाइक 5 मिनट्स में. ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे चलने वाले हैं. अभी देखो रूल नंबर 27 क्या बोल रहा है. आई डोंट नो व्हाई अदर पीपल आर नॉट कमिंग टू द क्लास. इट्स ऑलरेडी 7:35. आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? चलो लेट्स सी if they'll come or not. हम लोग meanwhile what we can do is we can start the class, right? अभी देखो यहाँ पे रूल नंबर 27 बेसिकली क्या बोल रहा है. रूल नंबर 27 शेप या नेचर के बारे में है. अभी नेचर ये वो वाला नेचर नहीं है जो हम एनवायरमेंट वाला नेचर नहीं है ये. दिस इज नॉट दैट नेचर. दिस इज द नेचर ऑफ अ थिंग और अ सब्सटेंस. ये वो वाला नेचर है. ठीक है, अभी कोई भी चीज अगर है, इफ देर इज एनीथिंग लाइक एनीथिंग, राइट, अगर उसकी शेप या उसका नेचर जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, इफ इट इज चेंजिंग, तो आप बेसिकली क्या करोगे, मेड के साथ फ्रॉम जो है प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे. अगर शेप या नेचर चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक वन थिंग, कोई भी एक चीज लो. ठीक है, उससे कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जब आपने वो नई चीज बनाई, वो नई चीज बनाने के बाद इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो भी आप नई चीज बना रहे हो, इस नई चीज की शेप या फिर इसका नेचर जो है वो बेसिकली क्या हो गया, चेंज हो गया इस प्रोसेस में. ठीक है, तो उस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, मेड के साथ फ्रॉम यूज करेंगे, राइट? जैसे स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन. अभी आयरन बेसिकली कैसा होता है, आयरन माइन किया जाता है. ठीक है, आयरन इज अ मेटल. ओके, तो आयरन कैसा होता है, आयरन जिस फॉर्म में होता है, आयरन में कुछ कुछ चीजें ऐड करके, लाइक कुछ कुछ चीजें ऐड करके, जैसे आयरन में जब आप कार्बन, जब आप क्रोमियम, जब आप निकल, ये सब चीजें ऐड करते हो तो क्या बनता है, स्टील बनता है.
तो ये सब चीजें ऐड करने के बाद इस पूरे प्रोसेस में आयरन का क्या चेंज होगा, आयरन का शेप भी चेंज होगा और क्या चेंज होगा, नेचर भी चेंज होगा। क्योंकि आयरन में यूजुअली ये कंपोनेंट्स कब डलते हैं, ये कंपोनेंट्स तब डलते हैं जब हमें उसे स्टील में कन्वर्ट करना हो, स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं, राइट। तो जब भी आप किसी सब्सटेंस में कुछ चीजें ऐड करते हो और ऐड करने के बाद उसका शेप या नेचर चेंज होके नया प्रोडक्ट बनता है, उस केस में आप मेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो, फ्रॉम। जैसे स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। लेकिन अगर शेप या नेचर चेंज नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो चेंज, तो आप क्या यूज करोगे, मेड ऑफ यूज करोगे। क्या यूज करोगे, मेड ऑफ। जैसे कि वुड है, ठीक है, एक ट्री है, ट्री को आपने काटा, ठीक है, यू कट द ट्री, उससे आपने वुड ली, ठीक है, वुड को शेप किया, शेप करके उसका टेबल या उसकी चेयर बना दी, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे ये जो वुड था, डिड यू डू एनी चेंजेस इन दिस वुड टू कन्वर्ट इट इनटू टेबल और अ चेयर? नो। बस वो शेप जो है बेसिकली चेंज हुआ होगा, बट यहाँ पे नेचर ऑफ द वुड इज नॉट चेंजिंग। हेंस मेड ऑफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, मेड ऑफ, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, क्योंकि वुड जो है उसी फॉर्म में चेयर बन गया होगा। वुड में आपने ऐसा नहीं है कि कुछ और ऐड किया और उसके बाद उसको फिर बेसिकली क्या बनाया, चेयर में बेसिकली क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो शेप और नेचर देख लेना, अगर कोई ऐसी चीज बना रहे हो जहाँ पे एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाने में नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, कुछ चीजें ऐड हो रही हैं और ओरिजिनल प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने के बाद नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं, मेड फ्रॉम। और अगर नहीं चेंज हो रहा है इस प्रोसेस में, अगर यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं चेंज हो रहा है और फिर नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, मेड ऑफ, ठीक है, राइट। ओके, तो ये बेसिकली क्या है आपका रूल नंबर 27, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अभी देखो रूल नंबर 28, बिटवीन एंड फ्रॉम का यूज, ठीक है। बिटवीन एंड फ्रॉम हम कहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो बिटवीन बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब आपको बेसिकली टाइम एंड टाइम गिवन हो। इसका ऐसे शायद कंफ्यूजन रहा है, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। प्लीज कम टू मी बिटवीन 4 to 7 PM, राइट, बिटवीन 4 to 7 PM, ठीक है। अभी इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आप मेरे पास कब आओगे, 4 से लेके 7 बजे के बीच में आओगे, ठीक है। तो उसने एक टाइम लिमिट क्या की यहाँ पे, फिक्स की कि 4 से 7 के बीच में ही आओगे, ठीक है। ओके, अभी इस केस में पर्सन को बेसिकली क्या बोला गया कि दो टाइम्स दे दिए कि इस और इस टाइम के बीच में, एक टाइम इनिशियल टाइम लिमिट और एक जो है वो बेसिकली आपकी लास्ट टाइम लिमिट। और फ्रॉम आप कब यूज करोगे कि आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 PM to 5 PM, राइट। 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं क्या रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। यहाँ यहाँ आपने बेसिकली इस केस में फ्रॉम यूज किया। बिटवीन आप कब यूज करते हो, जब आपको टाइम एंड टाइम मतलब दो ब्रॉड लिमिट्स ऑफ टाइम गिवन है कि इस दौरान, अभी इस केस में बेसिकली क्या होगा, आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 to 5 PM। ये इंसान बेसिकली, ये इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसने अपना अवेलेबिलिटी का क्या दे दिया, आपको ब्रॉड टाइम लिमिट दे दिया, राइट, कि इतने बजे से इतने बजे तक ही मैं क्या हूं, अवेलेबल हूं, राइट। और दूसरे वाला जो एग्जाम्पल है, तो दूसरे वाला जो बिटवीन वाला एग्जाम्पल है, बिटवीन वाले एग्जाम्पल में भी वो आपको बेसिकली क्या कर रहा है, दो स्पेसिफिक टाइम दे रहा है कि 4 to 7 में बेसिकली क्या होगा, अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। ओके, इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि जब आपको बेसिकली क्या करना होता है, चूज करना होता है एग्जैक्टली, है ना। तो उस केस में आप बेसिकली क्या करते हो, यूज करते हो। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल देखते हैं बिटवीन का, फॉर एग्जांपल दो चीजों के बीच में, राइट। एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, आप इसका ये एग्जाम्पल दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड फादर, कि वो अपनी मम्मी और पापा के बीच में खड़ा था। तो दो आपको चॉइसेस दी गई हैं, दो चॉइसेस के बीच में कहीं ना कहीं ये जो टाइम लिमिट है और ये जो टाइम लिमिट है, इसी के बीच में ही आपने आना है, या इन दोनों लोगों के बीच में ही खड़े होना है। तो इस तरीके से जब आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट, जहां पे ये रिप्रेजेंट होगा कि आपको दो
चीजों के बीच में ही बेसिकली क्या करना है, इन बिटवीन टू थिंग्स आपको बेसिकली क्या करना है, चूज करना है, उनके बीच में खड़ा होना है, उतने ही टाइम के बीच में आना है। तो बेसिकली वो उस केस में आप क्या यूज करोगे, बिटवीन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो बिटवीन का, द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल। द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल, राइट। अब इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ बिटवीन यूज हुआ क्योंकि वो बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि एक डेस्क होगा और यहाँ पे एक वॉल होगी, तो जो बॉल थी इनके बीच में ही कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, रोल हो रही थी, ठीक है। द बॉल वॉज रोलिंग बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल, राइट। ठीक है। तो इस केस में आपने बेसिकली क्या किया, बिटवीन यूज किया। तो जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच की बात हो या टाइम की बात हो, उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करते हो, बिटवीन यूज करते हो। समझ आया? आई गेस बिटवीन का तो ये एग्जांपल सबको क्लियर हुआ होगा। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। एक आधा और एग्जांपल देके मैं आप इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इन केस अगर थोड़ा सा भी कुछ और कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी वन और टू मोर एग्जांपल्स। बिटवीन आई गेस आपको समझ में आया होगा कि बिटवीन हम कब यूज करते हैं। बिटवीन हम एग्जैक्टली तब यूज करते हैं जब हमें टू चीजें गिवन है, व्हेन वी आर गिवन टू थिंग्स, या फिर हमें बेसिकली टू टाइम्स गिवन है, टू टाइम गिवन है, और उनके बीच में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने को बोला गया है या बताया गया है कि इस टाइम और इस टाइम के दौरान या इस टाइम के बीच में, लाइक इन बिटवीन दीज 2 आवर्स मैं क्या हूंगा, अवेलेबल हूंगा, या इतने बजे मेरे पास आना, या जैसे इस एग्जाम्पल में मदर और फादर के इन बिटवीन खड़ा हो गया, राइट। यहाँ पे वॉल जो थी वो यहाँ पे वॉल है और यहाँ पे बेसिकली एक डेस्क है, इसके बीच में रोल कर रही थी, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम का आ जाएगा, टाइम टू टाइम। फ्रॉम आप एग्जैक्टली कब यूज करते हो, बिटवीन का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस हैज टू desks with a table between them। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब बना कि ऑफिस में दो डेस्क हैं विद अ टेबल बिटवीन देम, मतलब दो डेस्क होंगे, ठीक है, और उनके बीच में बेसिकली क्या होगा, एक टेबल होगा। तो दो चीजें आपको दे दी, और जब उनके बीच में किसी चीज को प्लेस करने के लिए बोला गया, वो पर्सन है, वो थिंग है, या फिर वो टाइम के बीच में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, जैसे यहाँ टाइम एंड टाइम, दो टाइम गिवन है, दो टाइम लिमिट्स दे दी कि इसी के बीच में आपने आना है, लाइक 4 और 7 के बीच में, राइट। तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो बिटवीन। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। देखो, देयर आर फेंसेस बिटवीन ऑल द हाउसेस। तो क्या यहाँ पे बिटवीन क्यों यूज किया गया, सपोज ये एक हाउस है, ये एक हाउस है, ये एक हाउस है, तो ऐसे करके ग्रुप ऑफ हाउसेस हैं, ठीक है। अब इन हाउसेस के बीच में सपोज यहाँ पे फेंसेस बने हुए हैं, ठीक है, कुछ कुछ फेंसेस, जैसे हाउस की फेंसिंग कर देते हैं ना, ऐसे चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से फेंसेस बने हुए हैं, राइट। तो दो हाउसेस के बीच में जब फेंस है तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया, बिटवीन, राइट। तो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में जब कोई चीज रखी हुई है या दो टाइम्स के बीच में का टाइम है आपको मेंशन किया गया, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, बिटवीन जो है वो बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। अब देखो फ्रॉम हम कहाँ यूज करते हैं, फ्रॉम हम कहाँ यूज करेंगे, फ्रॉम इसने जो इसने एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, इसने लिखा है कि टाइम टू टाइम, राइट। फ्रॉम आप कब यूज करते हो, आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 to 5 PM, ठीक है। तो मतलब 2 बजे मैं बैठना शुरू करूंगा और 2 से लेके 7 बजे 5 बजे तक मैं कभी भी आपको मिल सकता हूँ, राइट। अब उसने ये नहीं कहा कि आप 2 और 5 के बीच में आओ, उसने बोला कि 2 o'clock मैं अवेलेबल ही 2 o'clock हूँ, और 2 o'clock के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 5 o'clock तक अवेलेबल हूँ, राइट। यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि 4 to 7 के बीच में ही आना है, लाइक यहाँ तो 4 o'clock हो गए, या लास्ट लाइव लिमिट क्या होगी आपकी 7 o'clock, यानी समवेयर बिटवीन 4 या 7, मे बी 5 o'clock या 6 o'clock आप आके मुझसे मिल सकते हो, 4:30 मिल सकते हो, 5:30 मिल सकते हो, राइट, 6:30 मिल सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे उसने बोला। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 to 5 PM, 2 to 5 PM मतलब मैं 2 से 5 के बीच में ही अवेलेबल होऊंगा, ठीक है। हो सकता है वो इंसान प्रेजेंट पहले भी हो, बट देन द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी जो उसने दिया यहाँ पे, वो उसने क्या क्लियर किया यहाँ पे,
वो उसने 2 to 5 दिया, राइट। 2 टाइम लिमिट दे दी कि इसी इसी टाइम पे मैं मिलूंगा आपको, राइट। ठीक है, अब इसका एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट यू नो आपको चीजें क्लियर हो जाएं। और क्या एग्जांपल हो सकता है, लेट मी जस्ट सी इफ देयर कैन बी सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें प्रेपोजिशन जैसे फ्रॉम है, फ्रॉम का एक इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हो, शेप एंड नेचर की कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, शेप एंड नेचर की कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो। दूसरा आप बेसिकली क्या यूज कर सकते हो, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, ये चीज याद रखना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रॉम का, ये देखते हैं, देखो। द म्यूजियम इज, wait let me clear out the museum is open from 8 a.m. to 4 p.m. अभी फ्रॉम क्यों लिखा कि 8 बजे खुल जाएगा? फ्रॉम इसलिए लिखा कि 8 बजे, 8 बजे क्या होगा, म्यूजियम ओपन हो जाएगा। और कब तक ओपन रहेगा? 4 पीएम तक ओपन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये बोला गया था ना कि 4 और 7 के बीच में, इन बिटवीन बेसिकली क्या करना, आना। लेकिन जब आपको स्टेटमेंट में टाइम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कि इतने बजे से शुरू है और इतने बजे खत्म है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? फ्रॉम यूज करोगे। ठीक है, इतने बजे से शुरू, इतने बजे से खत्म, इस चीज को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल में 2 बजे से मिलना शुरू करेगा, 2 बजे से अवेलेबल होना शुरू करेगा, और 5 o'clock तक क्या रहेगा? अवेलेबल रहेगा, राइट। तो इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि फ्रॉम को हम कहाँ यूज करते हैं, जब आपको बेसिकली ये बताया जाए सेंटेंस में कि टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी जो है, या टाइम जो आपको गिवन है, वो कैसे गिवन है कि 4 बजे, 8 बजे जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, इतने बजे से इतने बजे तक, फ्रॉम और टू, राइट। तो इतने बजे से इतने बजे तक खुला है। तो इस तरीके से जब आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक वाली सेंस में, आप क्या यूज करोगे? फ्रॉम यूज करोगे। टाइम टू टाइम जब गिवन है, राइट, और टाइम एंड टाइम गिवन है, मतलब 2 टाइम के बीच में ही आप जा सकते हो, तो उस केस में आप बिटवीन यूज करोगे। लेकिन टाइम टू टाइम अगर गिवन है, मतलब इस टाइम से, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, ठीक है, इतने बजे से इतने बजे तक, लाइक इस सेंस में अगर अवेलेबल है, तो आप बेसिकली क्या करोगे? फ्रॉम यूज करोगे, राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे और स्टेटमेंट में इसको यूज करना शुरू करोगे, तो आप उस केस में बेसिकली क्या करोगे, इसको समझ जाओगे। ठीक है, फ्रॉम के एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जेम्स विल बी ऑन वेकेशन फ्रॉम टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रॉड टाइम दे दिया टुमारो, कि कल से छुट्टियों पे जा रहा है, कल से वेकेशन पे जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या गिवन है? कल से छुट्टियों पे जा रहा है, कल से छुट्टियों पे जा रहा है के केस में हमने क्या यूज किया? फ्रॉम यूज किया, राइट। ओके, तो कल से, कब से? कल से, कितने बजे से? फ्रॉम यहाँ पे यूज किया था जब टाइम गिवन था, कितने बजे से? 8 बजे से, राइट, 5 बजे से, 2 बजे से, और यहाँ पे कल से। ठीक है, तो जब भी टाइम को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा, आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे फ्रॉम, राइट। ओके, तो आई होप ये एग्जांपल क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 में क्या गिवन है? रूल नंबर 29 गिवन है एक प्रेपोजिशन थ्रू। ठीक है, थ्रू प्रेपोजिशन हम बेसिकली कब यूज करते हैं? फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और अदर साइड ऑफ द, अदर साइड ऑफ समथिंग टू अदर, राइट, और साइड ऑफ समथिंग टू अदर। तो थ्रू प्रेपोजिशन हम कब यूज करते हैं? जब आप एक एंड से दूसरे एंड से, मतलब किसी चीज के अंदर से एंटर होके फिर आप दूसरी जगह जा रहे हो। ठीक है, या एक साइड ऑफ समथिंग से, कोई भी एक चीज है उसकी एक साइड से आप दूसरी साइड पे बेसिकली क्या कर रहे हो? पहुंच रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? थ्रू यूज करोगे। जैसे हमने अक्रॉस पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक रिवर में एंटर किया और उसके बाद उसको स्विम करके उसके बाद आप दूसरे बैंक पे पहुंच रहे हो। तो थ्रू में भी ऐसा ही होगा, जब आप किसी चीज को क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है, उस केस में आप थ्रू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन पास थ्रू द वुड्स। अभी क्या होगा? एक फॉरेस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फॉरेस्ट, और ये ट्रेन जा रही है। अब ये ट्रेन क्या करेगी? यहाँ फॉरेस्ट में एंटर करेगी और यहाँ फॉरेस्ट से चल के, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगी? दूसरी साइड फॉरेस्ट से निकलेगी, राइट। तो
फॉरेस्ट के बीच में से जा रही है ना, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? थ्रू यूज करोगे. द ट्रेन पास थ्रू द वुड्स, राइट. दे स्लोली वॉक थ्रू द वुड्स. अभी क्या होगा? धीरे धीरे वॉक करके फॉरेस्ट में से निकले, तो दे स्लोली वॉकड थ्रू द वुड्स, राइट. इस तरीके से लिख सकते हो. आवर न्यू सोफा डजंट फिट थ्रू द डोर. अभी क्या है? एक घर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डोर. आपने क्या किया? नया फर्नीचर लेके जाना है घर में, और वो सोफा जो है आपको क्या करना है? प्लेस करना है. अब घर के अंदर सोफा कैसे लेके जाओगे? जब इस डोर में से एंटर करके दूसरी साइड यहाँ पहुंचेगा, राइट. तो इसको क्रॉस करके जब आप सेकंड साइड पे पहुंचोगे, उस केस में आप क्या यूज करोगे? थ्रू यूज करोगे, ठीक है. और उसका ये एग्जाम्पल है क्या? आर न्यू सोफा डजंट फिट थ्रू द डोर, राइट. थ्रू हम बेसिकली कब यूज करते हैं? जब आप सुपरफिशियली एंटर करके जा रहे हो, राइट. यू आर नॉट एग्जैक्टली गेटिंग इनटू समथिंग, बट ठीक है, आप उसको बाहर बाहर से क्रॉस करके निकल गए. लेकिन अक्रॉस आप बेसिकली कब यूज कर रहे हो? जब इनसाइड ऑफ द रिवर आप एंटर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिवर, यू आर गेटिंग इनसाइड द रिवर, यू आर स्विमिंग एंड देन यू आर एंटरिंग. लेकिन फॉरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा. मे बी अब साइड से यू विल क्रॉस द फॉरेस्ट, राइट. तो उस तरीके से, तो इनके यूज में अक्रॉस और थ्रू के यूज में डिफरेंस भी यही है, ठीक है. when you are getting inside something and then coming out of the other side, you will use across. लेकिन थ्रू आप कब यूज करोगे? जब आप एक साइड है और दूसरी साइड है, इस साइड से आप चल के यहाँ पे इस साइड पहुंच गए, राइट. ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? थ्रू यूज करोगे, राइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, ओके. So this was rule number 29, जहां हमने क्या देखा? थ्रू का यूसेज देखा. थ्रू इज वन ऑफ द प्रेपोजिशन जो जब कब यूज करते हैं? जब एक एंड से आप अदर साइड पे बेसिकली क्या करते हो? जा रहे हो विदाउट गेटिंग इनसाइड ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. जैसे गेट में से अगर आप सोफा लेके जा रहे हो, तो आप ये गेट जो है, ये जो डोर है, इसके अंदर नहीं घुस रहे हो यहाँ पे, ठीक है. यू आर जस्ट क्रॉसिंग इट, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस कर रहे हो आप. लेकिन जब आप रिवर का एग्जाम्पल देख रहे, तो आप रिवर के अंदर एंटर कर रहे थे. You were getting inside the water of the river, then you were swimming, and then you were getting across the river, right? And reaching the other side, right? तो उसमें you are getting inside of the river, but जब सोफा को अंदर लेके जा रहे हो, you are not getting inside the door. आप डोर के यहाँ पे अंदर नहीं घुस रहे हो, right? तो ये दोनों के यूज में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, right? आई होप इट इज क्लियर. अभी देखो रूल नंबर 30. रूल नंबर 30 बेसिकली क्या है? एक वर्ड आपको गिवन है कम. कम के साथ आप दो प्रेपोजिशन यूज कर सकते हो, फ्रॉम भी एंड ऑफ भी, ठीक है. अब फ्रॉम कहाँ यूज करेंगे और ऑफ कहाँ यूज करेंगे, वो हमने देखना, ठीक है. तो वी हैव दिस वर्ड कम. कम के साथ हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं या फिर क्या यूज करते हैं? ऑफ, ठीक है. फ्रॉम कब यूज करते हैं? जब आपको बेसिकली गिवन हो कि प्लेस है, ठीक है. किसी प्लेस से कोई इंसान बिलोंग करता है, या कोई प्लेस से कोई इंसान आ रहा है, ठीक है. तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? फ्रॉम यूज करोगे, राइट. राइट. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम दुबई, ठीक है. तो किसी अगर प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है कम, दिस वर्ड, इफ दिस वर्ड इज मेंशन्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस, अगर किसी प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है, तो आप फ्रॉम यूज करोगे. लेकिन अगर यहाँ पे ये वर्ड प्लेस की छोड़ के किसी और चीज के लिए मेंशन्ड है, तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे? ऑफ यूज करोगे. जैसे कि देखो, कम अगर प्लेस गिवन है, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस वर्ड को यूज किया हुआ है, सी आई जस्ट क्लियर द बोर्ड. अभी देखो, इसको दोबारा देखो, ठीक है. देखो, अभी अगर कम वर्ड जो है, दिस वर्ड इज यूज्ड विद सम प्लेस, ये बताने के लिए कि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग कर रहा है, या किसी प्लेस पे जा रहा है, या उसको किसी प्लेस पे बुलाया जा रहा है, इस तरीके से अगर यूज किया गया है, तो आप कम के साथ कौन सा वर्ड यूज करोगे? फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम दुबई. तो कम वर्ड के साथ क्या यूज किया यहाँ पे? प्लेस. तो जब भी यहाँ कम के साथ प्लेस वर्ड यूज होगा, आप बेसिकली क्या करोगे? फ्रॉम यूज करोगे, राइट. अगर कम के साथ प्लेस की जगह कुछ और यूज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फैमिली, ही कम ऑफ अ नोबल फैमिली. अभी कम के साथ यहाँ प्लेस इज नॉट गिवन, राइट. कुछ नोबल फैमिली की बात की जा रही है. तो जब प्लेस नहीं गिवन होगा, तो आप कम के साथ क्या यूज करोगे? ऑफ यूज करोगे, राइट. ठीक है. माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दुबई, या माई फ्रेंड इज कम फ्रॉम दुबई. एंड कम ऑफ के केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? आप तब यूज करोगे जब प्लेस नहीं गिवन है, राइट. राइट. आई होप इट इज क्लियर. बहुत सिंपल था रूल नंबर व्हाट 30.
ठीक है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं लाइक जो इकट्ठे इकट्ठे यूज होते हैं कि कम के साथ आप फ्रॉम यूज कर रहे हो या कम के साथ ऑफ यूज कर रहे हो, इनको हम बेसिकली कौन सा प्रेपोजिशन बोलते हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशन। ठीक है, ये हमने कल भी क्या किया था, पढ़ा था, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं कम ऑफ का। आई गेस आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कम फ्रॉम कब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। अभी होम इज अ प्लेस, ठीक है, तो कमिंग के साथ क्या यूज किया? फ्रॉम। ठीक है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हो तुम? ठीक है, अभी यहाँ पे प्लेस पूछ रहा है तो हेंस यहाँ पे फ्रॉम यूज किया कमिंग के साथ, राइट। तो जब भी प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा कम के साथ फ्रॉम यूज करना, लेकिन अगर प्लेस नहीं गिवन है तो कम के साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑफ। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड फ्यू इंक्वायरीज बट नथिंग came of it at the end। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया? आई मेड फ्यू इंक्वायरीज बट नथिंग केम ऑफ इट एट द एंड, राइट। मैंने क्या किया? कुछ इंक्वायरीज की बट उसमें से कुछ भी नहीं निकला, राइट। अब यहाँ पे केम वर्ड जो है वो बेसिकली किसी प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं किया गया। इस पूरी स्टेटमेंट में देखो, जो कम वर्ड है या केम वर्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्लेस मेंशन नहीं है, तो हेंस यहाँ पे बेसिकली जिस भी कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज किया गया, इंक्वायरीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने बेसिकली क्या किया? यहाँ पे फ्रॉम ना यूज करके ऑफ यूज किया, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा? इसमें बेसिकली क्या आएगा? ऑफ आप कब यूज करोगे? व्हेन प्लेस इज नॉट मेंशन्ड, राइट। अगर प्लेस मेंशन्ड होती तो क्या यूज करते? कम के साथ आप फ्रॉम यूज करते, राइट। ओके, आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन कि आपने कम के साथ ऑफ कब यूज करना है और कम के साथ आपने बेसिकली क्या यूज करना है? फ्रॉम कब यूज करना है। ठीक है, शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। अब एक बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करती है, तो जब ऐसे बिलोंग वाली फीलिंग हो और बिलोंग वाला आपको कॉन्टेक्ट शो करना हो, तो शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, राइट। आई होप इट इज क्लियर। आई होप अभी तक हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं, रूल नंबर 27, रूल नंबर 28, रूल नंबर 29 और रूल नंबर 30, ये क्लियर होंगे। ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको क्लास के बाद में बताना, हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको दोबारा से कर लेंगे। ओके, अभी के लिए आई एम मूविंग ऑन टू रूल नंबर 31। देखो, रूल नंबर 31 बेसिकली क्या है? इट इज अ वेरी सिंपल रूल, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। देखो, जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मैटर गिवन है और उसके साथ आपको बेसिकली क्या गिवन है, ये बताया गया है कि आप रीड कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो या उसके ऊपर किसी तरीके का रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे जब स्टेटमेंट आपको एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल गिवन है, उसमें आपको ये गिवन है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे क्या हो रहा है, रीड किया जा रहा है उसको, या उसके ऊपर स्टडी हो रही है, या उसके ऊपर किसी तरीके की रिसर्च हो रही है, तो उस केस में आप क्या, कौन सा प्रपोजिशन यूज करोगे? ऑन यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रीड, रीड वर्ड बुक ऑन हिस्ट्री। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू रीड बुक ऑन हिस्ट्री, तो रीड करना है बुक किसके ऊपर? हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट मैटर के साथ जब इन वर्ड्स को यूज किया जाएगा, रीड, स्टडी, रिसर्च, आप उस केस में क्या यूज करोगे? ऑन। ठीक है, आई वॉन्ट टू रीड बुक ऑन हिस्ट्री। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर। अभी यहाँ पे बेसिकली किसी रिसर्च की बात हो रही है और उसने बेसिकली क्या किया? रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, तो रिसर्च पेपर के साथ क्या यूज किया? ऑन यूज किया, राइट। तो जब भी कोई किताब पब्लिश हो रही है, जब भी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, अगर उस किताब का सब्जेक्ट, अगर उस स्टडी का सब्जेक्ट या उस रिसर्च का सब्जेक्ट मैटर आपको स्टेटमेंट में गिवन है, तो आप क्या यूज करोगे? आप ऑन यूज करोगे इन वर्ड्स के साथ जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल, रीड, स्टडी एंड व्हाट, एंड रिसर्च, राइट। जैसे कि इसमें रीड बुक ऑन, अभी यहाँ बुक का क्या गिवन है? सब्जेक्ट मैटर गिवन है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर बुक पढ़ना चाह रहा है वो, तो बुक ऑन यूज किया, राइट। ही पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर, किस चीज के ऊपर रिसर्च पेपर? टॉपिक क्या था वो गिवन है? नोवल कोरोना वायरस, राइट। तो रिसर्च पेपर इसके ऊपर था, हेंस सब्जेक्ट इज गिवन, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? ऑन। तो जब भी बेसिकली आपको इन वर्ड्स के साथ स्टेटमेंट में सब्जेक्ट मैटर मेंशन किया होगा, आप हमेशा क्या यूज करोगे? ऑन प्रपोजिशन यूज करोगे। ऐसा रूल नंबर 31 क्या करता है? बोलता है, राइट।
अभी देखो रूल नंबर 32, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू, अभी इसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ रूल नंबर 31 का। आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अभी बुक लिखनी है, ठीक है। बुक को लिखने की बात हो रही है, उस कंटेक्स्ट में आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हो, ऑन, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज गिवन, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है इसको समझना कि whenever the subject matter of the बुक या कोई भी ऐसी चीज जो आप रीड कर रहे हो, या स्टडी मटेरियल है कोई ऐसा, या फिर कोई रिसर्च पेपर है, उसका टॉपिक या उसका सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किया गया है, आपको ऑन प्रेपोजिशन क्या करना है, यूज करना है, राइट। अभी देखो रूल नंबर 32, रूल नंबर 32 बेसिकली क्या बोल रहा है, व्हाट इज रूल नंबर 32 सेइंग, रूल नंबर 32 इज सेइंग, एक वर्ड है पे, ठीक है। पे का क्या मतलब होता है, व्हेन यू पे समथिंग टू समवन, किसी को पैसे दे रहे हो या किसी को पेमेंट कर रहे हो, ये वो वाला पे है, ठीक है। तो अभी पे वर्ड के साथ आप क्या करते हो, दो प्रेपोजिशन यूज करते हो, बाय प्रेपोजिशन यूज करते हो, इन प्रेपोजिशन यूज करते हो, ठीक है। आप पे वर्ड के साथ बाय प्रेपोजिशन कब यूज करोगे, जब आप पेमेंट जो है वो बेसिकली कैसे कर रहे हो, चेक या कार्ड से, ठीक है। तो जब आप पेमेंट बेसिकली कैसे कर रहे हो, चेक या कार्ड से कर रहे हो, तो आप पे वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, बाय। फॉर एग्जाम्पल यू कैन पे बाय चेक, यू कैन पे बाय कार्ड, ठीक है। तो चेक या कार्ड से अगर पेमेंट हो रही है तो पे वर्ड के साथ आप बाय प्रेपोजिशन यूज करोगे। लेकिन अगर आप कैश में या किसी भी करेंसी में बेसिकली पे कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, पे के साथ इन वर्ड यूज करोगे, ठीक है। पे इन कैश या करेंसी जब है तो आप इन यूज करोगे, कौन से वर्ड के साथ, पे इन, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर फीस इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पे करनी है फीस किसमें, कैश में। तो कैश जब भी यूज होगा पेमेंट वर्ड के साथ, आप क्या यूज करोगे, इन प्रपोजिशन, या करेंसी में स्पेसिफिकली दिया गया है कि इस करेंसी में पेमेंट करनी है। लेकिन अगर चेक या कार्ड से करने को बोल रहा है तो पे के साथ हमेशा बाय वर्ड यूज होगा, ठीक है। आई गेस इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये जो टर्म है ये हम फ्रीक्वेंटली अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, ठीक है। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो पे वर्ड के साथ आप दो प्रेपोजिशन यूज करोगे, बाय या इन। याद कैसे रखोगे, बाय कब यूज करना है, जब कार्ड या चेक से है, और इन कब यूज करना है, जब कैश में या करेंसी में। कोई भी करेंसी, इन डॉलर्स हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका देखो, चलो ओके, आई मेड द पेमेंट ऑफ आर डिनर बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट की बात हो रही है, पे वर्ड की बात हो रही है, तो बाय चेक है, चेक से की गई, हेंस यहाँ पे क्या यूज किया, बाय वर्ड यूज किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पे इन इंडिया इज पेइंग फॉर द import of oil in dollars, ठीक है। इंडिया इज पेइंग फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल इन डॉलर्स, राइट। अभी यहाँ पे करेंसी की बात हो रही है तो पे के साथ कैसा, इन वर्ड यूज किया गया, राइट। आई होप ये इजी था, क्लियर हो गया होगा इजीली, ठीक है। अभी देखो रूल नंबर 33, रूल नंबर 33 जो है वो एक वर्ड के बारे में मेंशन्ड है, आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड वर्ड को टू केसेस में आप यूज करते हो, कौन से टू केसेस हैं, आस्क वर्ड को आप कौन से दो केसेस में यूज करते हो, दो केसेस में यूज करते हो। देखो सबसे पहले होगा आस्क, हम कहाँ यूज करेंगे, जब आपसे कोई भी क्वेश्चनिंग की जा रही है, व्हेन समवन इज आस्किंग यू समथिंग, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, या आप अपने स्कूल या कॉलेज में हो और वहां पे आपसे वाइवा पूछा जा रहा है, तो जब क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली आस्क वर्ड को यूज किया जा रहा है तो आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में है तो यहाँ पे आस्क्ड के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं किया गया, देखो आस्क्ड अकेला यूज किया गया, राइट। तो आस्क वर्ड को जब आप क्वेश्चनिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो तो नो प्रपोजिशन इज यूज्ड। लेकिन अगर इसी आस्क्ड वर्ड को आप किसी से कुछ मांगने के लिए यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पेन मांग रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि शी वॉज आस्किंग मी फॉर अ पेन, या फॉर सम मनी, या मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, फॉर।
जब आस्क वर्ड को कुछ मांगने के लिए, किसी से कुछ आप मांग रहे हो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करके ले रहे हो, ठीक है, यार प्लीज मुझे अपनी ये चीज दे दे, या यार प्लीज मुझे पैसे दे दे, या मुझे पेन की जरूरत है मुझे पेन दे दो, ठीक है, तो उस केस में जब आप आस्क को कुछ मांगने के लिए यूज कर रहे हो तो आप उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? फॉर। ठीक है, तो आस्क वर्ड के साथ हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि आस्क वर्ड के साथ हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं। कौन कौन से? एक तो हम प्रेपोजिशन यूज ही नहीं करेंगे, देयर इज द केस ऑफ नो प्रेपोजिशन, एंड एक हम क्या यूज करेंगे? फॉर। हम प्रेपोजिशन कब यूज नहीं करते आस्क वर्ड के साथ? जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। और हम फॉर कब यूज करते हैं? जब बेसिकली क्या किया जा रहा हो, जब कुछ आस्क किया जा रहा हो, कुछ चीज मांगी जा रही हो, व्हेन समबडी इज आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम अस, राइट? या हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम आस्क वर्ड के साथ क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं, राइट? देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स पे स्विच करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, इंटरव्यूअर वॉज आस्किंग मी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि आस्क वर्ड क्यों, कैसे यूज किया गया? टू आस्क सम क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हेंस इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ हमने यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं किया। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर हेल्प, अब उसने क्या मांगी? हेल्प मांगी। तो अभी कुछ मांगने के कॉन्टेक्स्ट में आस्क वर्ड को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? फॉर प्रेपोजिशन को क्या करोगे? यूज करोगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर। तो आस्क वर्ड को हम दो केसेस में यूज करते हैं। जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे। जब किसी से कुछ मांग रहे हो या कोई आपसे कुछ मांग रहा है तो उस केस में आप आस्क के साथ फॉर प्रेपोजिशन को क्या करोगे? यूज करोगे। आई होप रूल नंबर 33 इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, राइट? अभी देखो रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 में ना, ये एक तरीके से फिक्स्ड प्रेपोजिशन का रूल है। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन मैंने आपको क्या बताए थे? फिक्स्ड प्रेपोजिशन मैंने आपको बताए थे कि इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा एक ही प्रेपोजिशन यूज करोगे। तो वो बेसिकली क्या हो गया? प्रेपोजिशन फिक्स हो गया। जैसे बिलीव वर्ड को यूज कर लो तो बिलीव के साथ इन ही यूज करोगे, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, प्लीज बिलीव मी, ठीक है, प्लीज बिलीव मी, राइट? तो बिलीव वर्ड के साथ यूजुअली आप क्या करते हो? मोस्ट ऑफ द केसेस में इन प्रपोजिशन ही बेसिकली क्या यूज करते हो? यूज करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिलीव इन योर सेल्फ। ट्रस्ट के साथ आई डोंट हैव ट्रस्ट इन पीपल, ट्रस्ट के साथ इन पीपल। ठीक है, फेथ, ठीक है, आई हैव faith in all the religions। ठीक है, तो अभी फेथ इन ऑल दी रिलीजन्स, राइट? तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इनके साथ आप बेसिकली क्या करोगे? हमेशा इन वर्ड ही यूज करोगे। इसको आप एज इट इज क्या रखोगे? याद रखोगे। ऐसा रूल नंबर 34 क्या करता है? बोलता है। अब आप कोई भी स्टेटमेंट उठा लो, ठीक है, उसमें बेसिकली फॉर एग्जाम्पल बिलीव की हम और स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल और क्या स्टेटमेंट हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव, फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रस्ट का देखती हूँ, बिलीव का कुछ एकदम से याद नहीं आ रहा। आई हैव रिपोज्ड ऑल माई ट्रस्ट इन यू। ठीक है, मैं सारा का सारा विश्वास क्या आपके ऊपर करता हूं। तो यहाँ पे ट्रस्ट के साथ क्या किया? इन वर्ड जो है वो बेसिकली क्या किया? यूज किया, राइट? ठीक है, उसके बाद अगर हम उसको और वर्ड्स देखें, फॉर एग्जाम्पल बिलीव का देखते हैं। यू शुड नॉट, you should not you should not believe in rumors। तुम्हें रूमर्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिलीव वर्ड के साथ हमने क्या यूज किया? व्हाट हैव वी यूज्ड? वी हैव यूज्ड इन। यू शुड नॉट बिलीव इन रूमर्स, राइट? ओके, राइट? तो इसमें बेसिकली क्या किया हमने? ये यूज किया। आई जस्ट होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बिलीव वर्ड के साथ क्या यूज किया? इन। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल his parents still believe in him, राइट? यहाँ पे भी बिलीव वर्ड के साथ क्या यूज किया? इन। तो ये जो है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा यही प्रेपोजिशन जो है इन, वो क्या करोगे? यूज करोगे। इसको आप एज इट इज याद रखना चाहते हो, एज इट इज याद रख लो। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है।
ठीक है, इन वर्ड्स के साथ आपको ये प्रेपोजिशन यूज करना है। अभी फेथ आ जाए, ट्रस्ट आ जाए, बिलीव आ जाए, इन प्रेपोजिशन ही क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट बिलीव इन यूजिंग कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बिलीव के साथ बेसिकली क्या यूज किया, इन। ठीक है, ट्रस्ट के हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बेसिकली क्या करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, इसको समझोगे, इस रूल को, कि यहाँ पे ये 3 वर्ड्स है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है, और इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इसमें बेसिकली आप इन वर्ड्स के साथ क्या यूज करोगे, जब आप किसी चीज में बिलीव रख रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फेथ रख रहे हो, तो फेथ इन, राइट, यूज करोगे, राइट। आई होप रूल नंबर 34 इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 बेसिकली जो है वो बेसिकली क्या गिवन है, एक वर्ड आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसका बिवेयर। ठीक है, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना भी होगा कि बी अवेयर, राइट। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है बिवेयर का, बिवेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है, बिवेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है, बिवेयर का मतलब होता है कि आपको क्या रहना है, अलर्ट रहना थोड़ा सा, ठीक है, आपको एग्जैक्टली क्या रहना। अभी बिवेयर वर्ड के साथ आप बेसिकली क्या यूज करोगे, ऑफ प्रेपोजिशन यूज करोगे, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। फॉर एग्जाम्पल, बिवेयर ऑफ डॉग्स, ऐसा लिखा होता है ना बहुत सारे घर के बाहर जहाँ पे पेट्स जो होते हैं वो डॉग्स होते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स, राइट। या फिर बेसिकली कुछ और एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल बी impatient with others. For example, beware of being too impatient with others, right? तो यहाँ पे बेसिकली किस चीज के लिए बिवेयर होने के लिए बोल रहा है आपको, impatient with others, right? तो यहाँ पे हमने बिवेयर के साथ क्या यूज किया, ऑफ यूज किया। ठीक है, बिवेयर का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो बेसिकली क्या होगा आपका, कि आपने बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, आपने बहुत ज्यादा अवेयर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि केयरफुल रहना है, केयरफुल वुड बी द एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है इसका, इसके साथ हमेशा एक ही प्रपोजिशन यूज करना है, बिवेयर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ बीइंग टू इम्पेशेंट विद अदर्स, ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां हम इस वर्ड को बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉशियस रहने के लिए जब आपको बेसिकली क्या बोला जाए, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स अगर देखने हैं तो हम देख सकते हैं, बिवेयर के कुछ और एग्जांपल्स बेसिकली क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट थिंक ऑफ इट, फॉर एग्जांपल बिवेयर ऑफ द स्पाइसेस यू कंज्यूम एज दे आर adulterated nowadays। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि बी केयरफुल ऑफ द स्पाइसेस यू कंज्यूम, जो भी मसाले आप खा रहे हो उनसे क्या रहो, अवेयर रहो, बिकॉज दे आर अडल्टरेटेड नाउ डेज। अभी बिवेयर के साथ यहाँ की यूज किया, ऑफ यूज किया, राइट। तो इस तरीके से इस वर्ड के साथ आप क्या यूज करोगे, ऑफ प्रेपोजिशन ही बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप रेलवे स्टेशन पे होते हो तो ऐसे नहीं लिखा होता बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिवेयर वर्ड के साथ बेसिकली क्या होगा, पिक पॉकेटर्स, ऑफ यूज किया गया। या फिर एटीएम के बाहर लिखा होता बिवेयर ऑफ द फ्रॉडस्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या करोगे, इस वर्ड के साथ ऑफ वर्ड को क्या करोगे, यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अभी नेक्स्ट चलो, इजी था, बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए इसके। अभी 36 रूल नंबर क्या बोल रहा है, क्लोज वर्ड। ठीक है, क्लोज वर्ड आप कब यूज करते हो, देखो, एक क्लोज वर्ड को आप कब यूज करते हो, जब कोई चीज बंद है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह गए, ठीक है, यू वेंट टू अ प्लेस, अब वो जगह क्या थी, बंद थी, बोलते हैं ना ये दुकान बंद है, ये मॉल बंद है, आज शहर बंद है। ठीक है, तो इस तरीके से जब बंद होने के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है क्लोज वर्ड को, तो आप कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप इज क्लोज्ड, फॉर एग्जाम्पल द मार्केट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो मार्केट क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है, मार्केट बंद है। तो जब इस क्लोज वर्ड्स को आप बंद होने के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो, व्हेन समथिंग इज ऑफ, व्हेन समथिंग इज नॉट ओपन, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, तो कोई भी प्रपोजिशन जो है वो यूज नहीं करोगे, व्हेन समथिंग इज क्लोज्ड नॉट ओपन। ठीक है,
उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या यूज करोगे, कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर आप क्लोज वर्ड को नेक्स्ट या ऑपोजिट बताने के लिए यूज कर रहे हो, मतलब समवन इज सिटिंग क्लोज टू यू, ठीक है, सम प्लेस इज लोकेटेड क्लोज टू योर हाउस, ठीक है, तो उस तरीके से आप बेसिकली अगर क्लोज वर्ड को यूज कर रहे हो ये बताने के लिए कि कोई चीज बहुत ज्यादा नेक्स्ट या ऑपोजिट ही है आपके घर के, या आपके कोई बिल्कुल पास बैठा है, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी को बताने के लिए, प्रॉक्सिमिटी मतलब पास बताने के लिए कि आपके पास कोई बैठा, समवन इज सिटिंग क्लोज टू यू, ठीक है, उस तरीके से बताने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, टू प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे क्लोज वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्पल इज क्लोज टू माई हार्ट, हाउस मतलब ये हाउस है, और हाउस के बहुत पास ही बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, टेम्पल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द टेम्पल एंड दिस इज द हाउस। तो क्लोज मतलब प्रॉक्सिमिटी को बताने के लिए जब क्लोज वर्ड को यूज किया जा रहा है कि नेक्स्ट टू माई हाउस या क्लोज टू माई हाउस, तो उस तरीके से आप क्लोज वर्ड के साथ क्या यूज करोगे, टू प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे। तो क्लोज वर्ड के साथ भी हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एक केस है कि कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे, और एक केस है कि टू प्रेपोजिशन यूज करोगे। आप कोई भी प्रेपोजिशन क्लोज वर्ड के साथ कब यूज नहीं करोगे, जब क्लोज वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, व्हेन समथिंग इज नॉट ओपन, जब कुछ खुला नहीं है या कुछ जो है वो क्लोज्ड है, बंद है, जैसे कि मार्केट या शॉप, तो आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे। और क्लोज वर्ड के साथ आप टू कब यूज करोगे, आप तब यूज करोगे क्लोज वर्ड के साथ टू, जब आपको प्रॉक्सिमिटी बतानी होगी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब ये बताना होगा कि कोई चीज आपके पास लोकेटेड है, या आप किसी के साथ बैठे हो, शी इज सिटिंग क्लोज टू मी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, शी इज सिटिंग क्लोज टू मी, ठीक है। अभी ये क्या बता रहा है कि प्रॉक्सिमिटी बता रहा है कि मेरे बिल्कुल पास में बैठी है। तो उस केस में भी आपने क्लोज वर्ड के साथ क्या यूज किया, टू यूज किया, ठीक है। तो दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, एक नो प्रेपोजिशन का, एक टू का। टू कब यूज करोगे, जब प्रॉक्सिमिटी बतानी है, और क्लोज कब यूज करोगे, व्हेन समथिंग इज नॉट ओपन या समथिंग इज क्लोज्ड, उस केस में आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, इजी था। रूल नंबर 37 देखो, रूल नंबर 37 बेसिकली क्या है, दो वर्ड्स गिवन है, बिकॉज और ड्यू। देखो बिकॉज और ड्यू वर्ड में ना सिर्फ बोलने का डिफरेंस है, बिकॉज और ड्यू, इनका यूज जो है ना हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरचेंजेबली करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई वांट टू ड्रिंक सम वाटर। तो इन वर्ड्स का यूज जो है हम बेसिकली क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली करते हैं, राइट। बिकॉज हम कब यूज करते हैं, जब हमें रीजन मेंशन करना हो, और ड्यू भी हम कब यूज करते हैं, जब हमें स्टेटमेंट में रीजन मेंशन करना हो। लेकिन दोनों के साथ जो प्रेपोजिशंस हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट यूज हो रहे हैं। बिकॉज के साथ आप क्या यूज करोगे, ऑफ, और ड्यू के साथ आप क्या यूज करोगे, टू, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, द पुअर मैन डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर, ठीक है, बिकॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ये वाला प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था कि डेथ हो रही है, डिजीज से हो रही है, अब यहाँ डिजीज मेंशन्ड है, तो हमने डिजीज के साथ क्या यूज किया, ऑफ यूज किया। अभी बिकॉज के साथ भी ऑफ ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये रूल जो है, ये वाला जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में स्लाइड्स के, कि अगर डेथ गिवन है सेंटेंस में, और डेथ दो तरीके से हो रही है, नंबर वन एक्सीडेंट, या फिर दूसरा क्या था, डिजीज, तो आप दो डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज करोगे। एक्सीडेंट के केस में आप कौन सा प्रेपोजिशन करोगे, इन, और डिजीज के केस में क्या यूज करोगे, ऑफ, राइट। यहाँ पे पहली चीज तो डिजीज मेंशन्ड है, ठीक है, तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, ऑफ ही करना था। एंड सेकेंडली, रीजन जब भी आप दे रहे हो, तो उस केस में बिकॉज जब भी आप यूज कर रहे हो रीजन स्टेट करने के लिए, तो बिकॉज के साथ भी हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। तो ये वाली चीज तो हमने याद की ही थी। अभी आप नई एक चीज क्या याद कर रहे हो, कि जब भी स्टेटमेंट में कोई भी रीजन मेंशन करना है, चाहे वो डेथ का है या कोई भी XYZ रीजन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट टेक क्लास yesterday, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, आई कुड नॉट टेक क्लास yesterday, बट रीजन क्या था, अब मैं वो रीजन जब मेंशन करूंगी स्टेटमेंट में, आई कुड नॉट टेक क्लास yesterday बिकॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। अब यहाँ क्या यूज किया, बिकॉज के साथ ऑफ यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रीजन मेंशन कर दिया, ठीक है। तो बिकॉज वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑफ, राइट, ओके। यहाँ पे भी बिकॉज वर्ड के साथ इसीलिए हमने ऑफ यूज किया, बिकॉज द पुअर मैन डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर, रीजन इज बीइंग स्टेटेड। ड्यू वर्ड के साथ आप हमेशा ट्यू टू मेंशन करोगे, टू प्रेपोजिशन को यूज करोगे। इसको भी हम रीजन स्टेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती, आई कुड नॉट टेक क्लास yesterday
ड्यू टू इलनेस तो भी ये करेक्ट होता, ठीक है। बिकॉज ऑफ यूज कर रहे हो तो भी इट वुड हैव बीन व्हाट करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं बिकॉज ऑफ यूज कर रही हूँ तो भी ये करेक्ट होगा, ड्यू अगर टू यूज कर रही हूँ इलनेस तो भी ये करेक्ट होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर बिकॉज यूज कर रहे हो तो ऑफ ही प्रेपोजिशन यूज करना, और ड्यू यूज कर रहे हो तो टू ही प्रेपोजिशन यूज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट कम ड्यू टू रेन, अभी ड्यू के साथ क्या यूज किया, टू यूज किया, ठीक है। तो ये भी फिक्स प्रेपोजिशन का ही केस है, बिकॉज के साथ ऑफ यूज करते हैं और ड्यू के साथ टू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू हैवी रेन्स द ट्रेन्स वर द ट्रेन्स वर लेट, ठीक है। ड्यू टू हैवी रेन्स द ट्रेन वर लेट, अब ड्यू के साथ क्या किया, टू यूज किया। क्या मेंशन कर रहा है कि हैवी रेन्स जो थी वो रीजन है जिसकी वजह से ट्रेन्स क्या हुई, लेट हुई, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल भी सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो यही रूल नंबर बेसिकली क्या था, 37 था, जहां पे बिकॉज के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, ऑफ, और ड्यू के साथ टू, राइट। देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स, लाइक हम जैसे अभी रैंडम एग्जांपल्स दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने वन वन एग्जांपल मेंशन किया, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मेंशन करती तो स्लाइड्स अननेसेसरली बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके, क्लास में हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, है ना। हम लोग अभी बात करते हुए कितने एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो याद हो जाए, समझ में आ जाए, इसीलिए हम मल्टीपल एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को देखने के बाद भी क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, राइट। अभी ये देखो रूल नंबर 38, रूल नंबर 38 क्या बोल रहा है, फेथफुल, लॉयल, डेडिकेटेड या ऑनेस्ट। अब किसी भी स्टेटमेंट में अगर फेथफुल वर्ड, देखो अगर फेथ वर्ड गिवन था तो हम क्या यूज कर रहे थे, इन प्रपोजिशन। लेकिन यहाँ पे अगर फेथफुल वर्ड गिवन है, दीज बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, राइट। फेथ ऑब्वियसली ये इसी से बना है, रूट वर्ड फेथ ही है, ठीक है। बट द थिंग इज फेथफुल, राइट। फेथफुल वर्ड, लॉयल वर्ड, डेडिकेटेड या ऑनेस्ट, इन चारों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर गिवन है तो आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करोगे, टू। और इन चारों के मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं, यहाँ पे देखो, शी इज फेथफुल, फेथफुल टू हर हस्बैंड, अभी फेथफुल वर्ड के साथ क्या यूज किया, टू। लॉयल देखो, डेडिकेटेड देखो, शी इज डेडिकेटेड टू हर गोल, ठीक है। डेडिकेटेड के साथ क्या यूज किया, टू। अभी देखो ऑनेस्ट, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, ऑनेस्ट वर्ड के साथ टू यूज किया, ठीक है। माई डॉग इज लॉयल टू मी, ठीक है। तो लॉयल वर्ड के साथ भी बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, टू यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरियस वेरियस एग्जांपल्स हर वर्ड के इसीलिए गिवन है कि आप इसको क्या कर सको, अच्छे से देख सको, एग्जांपल्स के थ्रू समझ सको, राइट। फेथफुल वर्ड के साथ भी टू, लॉयल के साथ भी यहाँ पे टू यूज किया, ये देखो फेथफुल के साथ भी टू, लॉयल के साथ भी टू, डेडिकेटेड के साथ भी यहाँ टू यूज कर रहे हैं, और ऑनेस्ट के साथ भी टू। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये भी एक तरीके से फिक्स प्रेपोजिशन का केस है, इन वर्ड्स के साथ आप टू ही प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे। इट इज एज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। आई होप रूल नंबर 38 भी सबको क्लियर होगा, राइट। यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो गिवन थे, ठीक है। आई विल ऐड दिस वन मोर एग्जांपल ऑफ लॉयल वर्ड सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लॉयल टू, अब कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में इनको यूज कर लेना, ठीक है। तो वहां पे आप बेसिकली क्या करोगे, टू ही प्रेपोजिशन क्या कर रहे होगे, यूज कर रहे हो, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड। सी नेक्स्ट स्लाइड पे रूल नंबर 39 गिवन है। व्हाट इज रूल नंबर 39, रूल नंबर 39 में कुछ वर्ड्स मेंशन्ड है, लाफ्ट, लाफ्ट का मतलब हंसना, स्माइल्ड मतलब स्माइल करना, येल्ड मतलब चीखना, शाउट मतलब चीखना, स्क्रीम मतलब चीखना, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग्स है इनके, बाक मतलब लाइक द डॉग्स बाक, राइट। तो इन वर्ड्स के साथ आप एक ही प्रपोजिशन यूज करते हो, कौन सा, एट, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाफ का एग्जाम्पल देखो, वी लाफ्ड एट हर, लाफ के साथ एट यूज किया। स्माइल्ड, श्याम स्माइल्ड एट मी व्हेन ही पास्ड बाय, ठीक है। श्याम ने क्या किया, जब वो मेरे पास से निकल रहा था तो उसने क्या किया, मेरी तरफ स्माइल किया, तो स्माइल्ड एट, ठीक है। हर मदर वॉज येलिंग एट हर व्हेन आई रीच, तो येल के साथ बेसिकली क्या यूज किया, एट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज, अभी शाउट का एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्लीज डोंट शाउट एट मी, ठीक है। शाउट वर्ड के साथ क्या यूज किया, एट यूज किया, राइट। अभी स्क्रीम का एग्जाम्पल देखो, टीचर वॉज, लेट मी थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको स्क्रीम का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
डोंट scream at the child as he may panic. ठीक है, तो डोंट स्क्रीम एट चाइल्ड एज ही मे पैनिक. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीम वर्ड के साथ क्या यूज किया? एट यूज किया. बार्क, डॉग्स वर barking at me when I crossed the लेन. ठीक है, तो बार्किंग के साथ एट. तो ये जो वर्ड्स है इनके साथ आप एक प्रपोजिशन यूज करोगे एट. अब कितने सारे एग्जांपल्स देखे? 3 एग्जांपल्स आर गिवन हियर, राइट. उसके बाद ये एग्जांपल हमने देखा शाउट का, शाउट के साथ एट यूज कर रहे हैं. फिर उसके बाद ये एग्जांपल देख रहे हैं बार्किंग के साथ एट. उसके बाद ये एग्जांपल देखा यहाँ पे स्क्रीम के साथ एट. तो वी हैव सीन लाइक 6 एग्जांपल्स, राइट. ये जितने भी वर्ड्स हैं उनके सबके डिफरेंट एग्जांपल्स देके आपको इसीलिए समझाया जा रहा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एक ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं. ठीक है, स्माइल एट मी, स्माइल्ड एट मी, स्माइलिंग एट मी. अब उसको किसी भी फॉर्म में वर्ड को यूज कर लो, उसके साथ प्रेपोजिशन वही यूज होगा, राइट. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो आई गेस रूल नंबर 39 भी सबको क्या होगा? क्लियर होगा. ओके, अभी देखो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? रूल नंबर 40. रूल नंबर 40 जो है वहां पे 2 वर्ड्स गिवन है, लिसन या रिप्लाई. लिसन टू एंड रिप्लाई टू. ठीक है, अब इन दोनों वर्ड्स के साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? टू. अभी रिप्लाई, एसएमएस का रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो रिप्लाई वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो उस केस में आप टू यूज करोगे. लिसन वर्ड के साथ आर यू नॉट लिसनिंग टू मी. ठीक है, आर यू नॉट लिसनिंग टू मी. अब यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. लिसन वर्ड के साथ क्या यूज किया? टू यूज किया, राइट. ठीक है, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू माई कॉल्स. ठीक है, रिप्लाइंग वर्ड के साथ टू यूज किया. कुछ एग्जांपल्स यहाँ बेसिकली गिवन है, देखो. प्लीज लिसन टू मी. ठीक है, शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो. अभी लिसनिंग के साथ यहाँ पे टू, लिसन के साथ यहाँ टू. ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई एसएमएस. ठीक है, रिप्लाई वर्ड के साथ क्या यूज किया? टू. ठीक है, तो ये वर्ड्स के साथ भी आप हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज करोगे. दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन. ठीक है, ओके. अब देखो नेक्स्ट. आई होप ये समझ आ गया होगा. इजी था, हम ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली रोज लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपको आई गेस पहले से भी आता ही होगा. ठीक है, अभी रूल नंबर 41 देखो. अभी रूल नंबर 41 और 41 में 2 वर्ड्स मेंशन्ड है, प्राउड एंड प्राइड, राइट. प्राउड वर्ड के साथ जब भी प्राउड वर्ड गिवन है, मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है. आई एम प्राउड ऑफ यू. ठीक है, आई टेक प्राइड इन माई फैमिली, राइट. मीनिंग सिमिलर है ऑलमोस्ट. ठीक है, बस वर्ड्स अलग हैं, और इसी वजह से इनके साथ जो प्रेपोजिशन जो यूज होगा वो बेसिकली क्या होगा? डिफरेंट यूज होगा. जैसे प्राउड वर्ड अगर गिवन है तो प्राउड के साथ आप ऑफ यूज करोगे, और प्राइड वर्ड अगर गिवन है तो इन यूज करोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई टेक प्राइड इन माई रूट्स. ठीक है, आई टेक प्राइड इन माई रूट्स, या आई टेक प्राइड इन माई फैमिली. ठीक है, तो प्राइड इन. ठीक है, मैं अपनी फैमिली पे गर्व करती हूँ. गर्व मतलब आई गेस सबको पता होगा प्राइड का मतलब. प्राइड का मतलब यही होता है व्हेन यू फील प्राउड ऑफ समथिंग, एंड उस तरीके से. ठीक है, और प्राउड में ये यहाँ देखो, ही इज प्राउड ऑफ हिज बंगलो. ठीक है, तो ही इज प्राउड ऑफ हिज कार, ही इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स. ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या यूज करते हो आप? बेसिकली क्या कर सकते हो? इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, लेकिन इस वर्ड के साथ हम हमेशा ऑफ ही बेसिकली क्या यूज करोगे? यूज करोगे. ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ही इज प्राउड ऑफ हिज बंगलो, ही इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ही इज प्राउड ऑफ हिज सक्सेस. कुछ भी स्टेटमेंट में जब भी प्राउड वर्ड यूज किया है उसके साथ आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू. ठीक है, प्राउड वर्ड जब भी यूज किया उसके साथ प्रपोजिशन ऑफ ही यूज करना है. लेकिन अगर प्राइड यूज किया है, शी टेक्स प्राइड इन अ ड्यूटी, तो प्राइड के साथ आप क्या यूज करोगे? इन यूज करोगे. दोनों वर्ड्स में फर्क एज सच कुछ नहीं है. प्राइड का मतलब बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. प्राइड का मतलब यही है, इजी टर्म्स में प्राइड का मतलब यही होता है कि व्हेन यू टेक सैटिस्फैक्शन फ्रॉम समथिंग. कुछ अचीव किया आपने और आपको उस चीज में, अचीव नहीं भी, कुछ आपको बिलोंग करता है, या आप किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, आप किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग टू सम स्पेसिफिक कल्चर, और आपको एक सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, जो आपको मिल रही है किसी चीज को अचीव करके या कुछ भी, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं?
प्राइड बोलते हैं। लेकिन प्राउड जो होगा दैट इज दी, प्राउड भी कुछ नहीं होता, प्राउड को बस ऐसे याद रखो कि इट इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड ओनली। ठीक है, जब आपको ये सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है, उस सेंस को हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, प्राउड बोल देते हैं। ठीक है, देखो अभी इसमें अगर मैं ग्रामेटिकली डिफरेंस बताऊं, तो जो प्राउड वर्ड है, जो प्राउड वर्ड है, ठीक है, उसको आप बेसिकली एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं जो वर्ड्स। ठीक है, लेकिन जो प्राइड वर्ड है, प्राइड वर्ब को आप बेसिकली वर्ब की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज दिस वर्ड एज अ नाउन ऑल्सो। ठीक है, इस वर्ड को आप नाउन की तरह, इस वर्ड को आप वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन यूज दिस वर्ड एज अ वर्ब ऑल्सो। तो प्राइड एक तरीके से लगा लो, एक तरीके से वर्ब की फॉर्म में भी यूज हो सकता है, बट प्राउड जो है वो सिर्फ नाउन की फॉर्म में या एडजेक्टिव की फॉर्म में क्या होता है, यूज होता है। राइट, ओके, आई होप विद दिस रूल नंबर 41 इज ऑल्सो क्लियर। याद आपको क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि प्राउड जो है और प्राइड जो है दोनों डिफरेंट prepositions को यूज करते हैं। प्राउड वर्ड जो है दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है, और प्राइड वर्ड जो है ये नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। प्राउड वर्ब, प्राउड वर्ड के साथ आप हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन यूज करते हो, और प्राइड वर्ड के साथ आप इन प्रेपोजिशन को क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, ओके, प्राउड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, प्राइड इज द सैटिस्फैक्शन यू गेन फ्रॉम अचीविंग समथिंग। ठीक है, और प्राउड बेसिकली क्या होता है, इट इज द फीलिंग ऑफ प्राइड। प्राइड कब यूज करोगे, जब आपने खुद कुछ अचीव किया, जब आप खुद कुछ कर रहे हो और उस चीज को करने से, अचीव करने से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है। प्राउड वर्ड आप कब यूज करोगे, आप प्राउड वर्ड तब यूज करोगे जब कोई और भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। ठीक है, किसी और को जब वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है आपको सक्सेस अचीव करते हुए देख के। राइट, तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस जो है वो ग्रामेटिकली यही है कि दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस कैन बी यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब आल्सो। राइट, अभी लास्ट के लिए लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 42, डिपेंड, रिलाई, काउंट एंड बैंक। ये वर्ड्स जो इनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है, कौन सा, ऑन। ठीक है, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन। राइट, ठीक है, तो इनके साथ हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, काउंट ऑन का मतलब क्या होगा कि किसी के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, सेम ही मीनिंग्स है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, कैन आई काउंट ऑन यू, क्या मैं तुम पे रिलाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो काउंट के साथ यहाँ ऑन। वी शुड नॉट रिलाई ऑन स्ट्रेंजर्स, हमें स्ट्रेंजर्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिपेंड नहीं करना चाहिए। इन सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिपेंड करना, रिलाई का मतलब भी डिपेंड करना है, काउंट ऑन का मतलब भी डिपेंड करना है, बैंक ऑन का मतलब भी डिपेंड करना है। ठीक है, तो एक तरीके से बेसिकली मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है इन वर्ड्स के, लेकिन इनके साथ प्रपोजिशन भी बेसिकली क्या हो रही है, एक ही यूज हो रही है, कौन सी, ऑन। ठीक है, जैसे यू, कैन आई काउंट ऑन यू, we should not rely on strangers, it all depends on my parents, can I bank on him always arriving on, I can bank on him always arriving on time, कि वो, कि मैं उस इंसान के लिए क्या कर सकता हूँ, डेफिनेटली ये चीज बोल सकता हूँ कि वो बेसिकली क्या करता है, हमेशा टाइम पे आता है, आई कैन बैंक ऑन। राइट, इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर कैनॉट बैंक ऑन देयर सपोर्ट, या ऑन दी ऑपोजिशन पार्टीज सपोर्ट। ठीक है, तो बैंक के साथ हमने यहाँ क्या यूज किया, ऑन यूज किया। बैंक का बेसिकली क्या होता है, बैंक ऑन हम बेसिकली वर्ड कब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जब हमें बेसिकली क्या हो, कॉन्फिडेंस दिखाना हो इन समथिंग। ठीक है, व्हेन वी वांट टू शो कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग। ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए हम बैंक ऑन बेसिकली क्या करते हैं, वर्ड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन बैंक ऑन हिम ऑलवेज अराइविंग ऑन टाइम, मतलब मुझे इतना विश्वास है, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि वो हमेशा टाइम के ऊपर आता है। तो बैंक ऑन वर्ड जो हम बेसिकली कब यूज करते हैं, टू शो द कॉन्फिडेंस इन, ऑन समथिंग या इन समथिंग। राइट, ओके, तो आई कैन बैंक ऑन हिम ऑलवेज अराइविंग ऑन टाइम। राइट, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। ये वर्ड्स को आप जब भी यूज करोगे, इनको आप बेसिकली ऑन के साथ यूज करोगे। डिपेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना। ठीक है, निर्भर हो जाना। रिलाई का मतलब भी डिपेंड ही होता है। काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाई करना या डिपेंड करना, और बैंक ऑन का मतलब होता है, बैंक ऑन का क्या मतलब होता है, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और कोई बात आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, तो आप क्या वर्ड यूज करते हो, बैंक ऑन यूज करते हो। preposition चारों के साथ एक ही यूज हो रहा है, ऑन। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। विद दिस वी हैव टुडे फिनिश्ड up till rule number 42.
आज हमने 42 तक रूल्स फिनिश किए हैं, ठीक है, 67 है टोटल। एंड आई गेस कल की क्लास में हम प्रेपोजिशन चैप्टर को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। उसके बाद टुमारो इज ट्यूसडे और वेडनेसडे, टुमारो इज वेडनेसडे राइट। तो वेडनेसडे को ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। थर्सडे को व्हाट आई विल डू, आई विल कीप अ 15 मिनट डाउट सेशन। अगर आपको प्रेपोजिशन या आर्टिकल चैप्टर में 2 चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, कोई भी डाउट्स हैं, एनी डाउट्स, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप अ 15 मिनट डाउट सेशन। आप मुझे बताना, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे उस सेशन में, लाइक वेडनेसडे थर्सडे की क्लास में राइट। और उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्ब्स। आई विल ट्राई फिनिशिंग दिस चैप्टर वर्ब्स ऑन थर्सडे ओनली। पर फिर भी अगर कुछ पार्ट रह जाएगा इस चैप्टर का, तो मे बी ऑन फ्राइडे वी कैन फिनिश दिस चैप्टर राइट। ओके, तो इस वीक आपके प्रेपोजिशन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और वर्ब चैप्टर भी जो है खत्म हो जाएगा। फिर मेन जो है वो 3 चैप्टर रहेंगे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए होंगे, टेंसेस, नरेशन एंड स्पीच। ठीक है, टेंसेस, नरेशन एंड स्पीच। टेंसेस की फर्स्ट क्लास में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी हम लोग 2 क्लासेस में खत्म कर लेंगे। नरेशन में भी फर्स्ट क्लास में ही टाइम लगेगा, सो दैट मैं आपको अपना तरीका समझाने का, यू नो, आई कैन मेक यू इजी ऑन दैट, आप समझ पाओ। ठीक है, तो उसके बाद हम ये 3 चैप्टर्स जो है एक साथ ही करेंगे, ठीक है, 1 on 1 राइट। तो अभी के लिए किसी को कुछ डाउट्स हैं तो बताओ, एल्स आई एम वाइंडिंग अप द क्लास बिकॉज इट इज ऑलरेडी 8:40। Any doubts or shall we wind up the class? जल्दी से reply कर दो, I'm waiting for your reply. Thank you so much for wishing me Teachers Day. I'm so proud to have students like you. बस अच्छे से पढ़ते रहो. I want results from you. I want to see you all selected, right? I want to see you all getting through the exam. Okay, that would be the best, you know, wish on the Teachers Day. Thank you so much, everyone. Thank you so much. So I don't think so. There are any doubts. ठीक है, तो what we can do is we can, uh, I'm just winding up the class. ठीक है, चलिए, then I'll see you tomorrow. Okay, same timings. Thank you for joining me. Thank you so much. Bye bye everyone. Bye.